संविधान द्वारा सिखाया गया एक रिवाज, जनता के लिए बेबाक आवाज। नमस्कार दर्शकों, फोर्ट साइड्स टीवी के हिंदी बुलेटिन में मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। वो खबर चाहे राजनीति की हो, स्पोर्ट्स की हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय खबर हो, हर खबर से हम आपको रूबरू करवाएंगे, आपको जानकारी देंगे। तो हो जाइए तैयार। एक और जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में आयातित कारों पर 25% के हाई टैरिफ का ऐलान कर दिया है, तो वहीं भारत के लिए इस बीच एक गुड न्यूज भी आई है। जी हां, ये खबर भी टैरिफ से ही जुड़ी हुई है। आइए जानते हैं कि वो गुड न्यूज क्या है। रिपोर्ट की माने तो अमेरिका कथित तौर पर भारत को चीन, मैक्सिको और कनाडा से नहीं जोड़ेगा और देश को अलग टैरिफ कैटेगरी में रखने के संकेत दिए हैं। इस बीच अमेरिका और भारत के बीच व्यापार वार्ता के अच्छी तरह से आगे बढ़ने की खबर है और इसमें किसी भी तरह का कोई गतिरोध नहीं दिख रहा है। एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि भारत के व्यापार अधिकारियों ने दिल्ली में अपने समकक्षों को बताया कि अमेरिका कथित तौर पर भारत को चीन, मैक्सिको और कनाडा के साथ नहीं जोड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नया टैरिफ स्ट्रक्चर चरणबद्ध हो सकता है और हाई डिमांड वाले सामानों पर टैरिफ में कमी देखने को मिल सकती है, जिससे भारत को कुछ सेक्टर्स में बड़ी राहत मिल सकती है। ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि ये वार्ता 3 दिनों के भीतर नई डील की रूपरेखा को अंतिम रूप दे सकती है। हालांकि इस दौरान अमेरिकी अधिकारियों द्वारा भारत पर अधिक रियायत के लिए दबाव भी डाला गया है। भारत के लिए ये राहत भरी खबर है और ये ऐसे समय आई है जबकि ट्रंप द्वारा चीन पर 10% टैरिफ लगाए जाने के बाद इसे बढ़ाकर 20% कर दिया गया था। यही नहीं, उन्होंने बीते 1 फरवरी को मैक्सिको और कनाडा पर 25% का टैरिफ लगाए जाने की घोषणा की थी, जिसके बाद पलटवार करते हुए चीन, कनाडा और मैक्सिको ने भी अमेरिकी सामानों पर हाई टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। रमजान का पाक महीना चल रहा है और ईद उल फितर आने वाली है। इस बीच पूरे देश में ईद की नमाज को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। सड़कों पर नमाज नहीं पढ़े जाने की मांग की जा रही है। दिल्ली के बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि हमें किसी की नमाज से समस्या नहीं है, लेकिन नमाज मस्जिद में पढ़िए, सड़क पर नमाज पढ़कर लोगों को परेशान ना करें। बीजेपी विधायक शिखा राय ने कहा, सार्वजनिक स्थान पर जहां से लोगों को गुजरना है वहां किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। किसी भी राह चलते इंसान को असुविधा ना हो। हर किसी को अपना धर्म मानने की आजादी है, लेकिन अपने धर्म की आजादी अपने तक रखें, दूसरों को असुविधा ना हो। बीजेपी विधायक तरविंदर मरवाह ने कहा, नमाज तो मस्जिद में पढ़ी जाती है, कई जगह पर सड़क पर भी नमाज पढ़ते हैं, लेकिन सड़क पर नमाज पढ़ी जाती है तो लोगों को असुविधा होती है। आम लोगों को परेशानी ना हो, किसी को नमाज से समस्या नहीं है, बस लोगों को असुविधा ना हो। जहां नमाज पढ़ी जाती है वहीं पर पढ़ें। आम आदमी पार्टी के विधायक चौधरी जुबैर अहमद ने कहा है, दिल्ली में सड़कों पर नमाज नहीं होती है, कुछ जगह सड़क पर मजबूरी में होती होगी क्योंकि कई बार मस्जिद में जगह नहीं होती है। रमजान चल रहा है, बीजेपी के पास कोई काम नहीं है, कभी मीट, कभी अजान, कभी नमाज पर बोलते रहते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर नोट जलने के मामले में दिल्ली पुलिस ने तुगलक रोड थाना अध्यक्ष समेत 8 पुलिसकर्मियों के मोबाइल जब्त किए हैं। इस मामले में कार्रवाई अब तेज होती दिख रही है।
जज यशवंत वर्मा के मामले में तुगलक रोड थाने के एसएचओ उमेश मलिक, हवलदार और सब इंस्पेक्टर, इन सभी के फोन को सीज करके फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिए गए हैं। दरअसल अब ये जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या आग लगने के दौरान जब ये पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे थे तो उनके मोबाइल फोन से कोई वीडियो बनाई गई थी या नहीं, और अगर वीडियो बनाई गई थी तो उसे किसी तरह की छेड़छाड़ तो नहीं की गई। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने इन सभी पुलिसकर्मियों के बयान भी दर्ज किए हैं। इस पूरे मामले में जस्टिस वर्मा ने जांच समिति के समक्ष पेश होने से पहले वकीलों से सलाह ली है। बुधवार को उन्होंने वकीलों की एक टीम से मुलाकात की थी। इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय कमेटी गठित की थी। कमेटी ने मंगलवार को जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास का दौरा किया था और उनके खिलाफ आरोपों की जांच शुरू की गई थी। समिति में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस GS संधावालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट की न्यायाधीश अनु शिवरामन शामिल हैं। तीनों जज करीब 30-35 मिनट तक जस्टिस वर्मा के आधिकारिक आवास के अंदर रहे और निरीक्षण किया। जस्टिस वर्मा पर आरोप है कि 14 मार्च की रात करीब 11:30 बजे उनके घर में आग लगी थी। इस दौरान उनके घर से अधजली नोटों की गड्डियां मिली थी। कॉमेडियन कुणाल कुमार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी कर घिरे हुए हैं। मुंबई पुलिस उनको नोटिस जारी कर चुकी है। मुंबई की खार पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक कुणाल कामरा उनके कांटेक्ट में हैं। कुणाल के वकील के जरिए पुलिस के संपर्क में हैं। मुंबई में खार पुलिस स्टेशन ने कुणाल को 31 मार्च को जांच के लिए और बयान देने के लिए हाजिर होने के लिए कहा है। पुलिस ने बुधवार को कुणाल कामरा को दूसरा नोटिस जारी करके पेश होने के लिए कहा था। वहीं बीजेपी के नेता प्रवीण दरेकर ने महाराष्ट्र विधान परिषद में कुणाल कामरा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया। दरेकर ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा, कुणाल कामरा ने एक पैरोडी गाना गाया जिसमें उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए व्यक्तिगत और अपमानजनक टिप्पणियां शामिल थी। दरेकर ने आरोप लगाया कि कामरा ने अपनी टिप्पणियों के जरिए विधायी संस्थाओं की गरिमा का अनादर किया है। पीठासीन अधिकारी संजय केलकर ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर नोटिस पर फैसला लेंगे। कुणाल कामरा ने अपने शो में शिंदे के राजनीतिक करियर पर कटाक्ष करके महाराष्ट्र में बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। विवाद बढ़ने के बाद कामरा ने कहा कि वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बारे में अपनी विवादास्पद टिप्पणियों के लिए माफी नहीं मांगेंगे। विवादित टिप्पणी के बाद शिवसेना कार्यकर्ताओं ने मुंबई में खार क्षेत्र स्थित हैबिटेट कॉमेडी क्लब में तोड़फोड़ की थी, जहां कामरा का कार्यक्रम शूट किया गया था। हैबिटेट क्लब वही स्थान है जहां विवादास्पद इंडियाज गॉट टैलेंट शो को शूट किया गया था। शिवसेना विधायक मुर्जी पटेल की शिकायत के आधार पर खार पुलिस ने शिंदे के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए कामरा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। दिल्ली में प्रशिक्षित श्रम बल के सहयोग से सहकारिता आंदोलन को गति देने का रास्ता प्रशस्त हो गया है। लोकसभा में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है, जो देश में एक प्रकार से हर परिवार को छूता है। हर गांव में कोई न कोई ऐसी इकाई है जो सहकारिता के माध्यम से कृषि विकास, ग्रामीण विकास और स्वरोजगारी के काम के अंदर जुटी हुई है, देश के विकास के अंदर योगदान करती है। और ये जो विधेयक है, ये आपके माध्यम से पारित होने के बाद इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त होगी, स्वरोजगार और छोटी उद्यमिता इसका विकास होगा, सामाजिक समावेशन भी बढ़ेगा और नवाचार और अनुसंधान में भी
कई नए मानांक गढ़ने के लिए मौके उपलब्ध होंगे और एक प्रकार से सहकारिता की भावना से युक्त और आधुनिक शिक्षा से लैस एक नया सहकारी नेतृत्व, कोऑपरेटिव लीडरशिप पूरे देश को प्राप्त होगी। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक पास होने के बाद सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि विश्वविद्यालय के माध्यम प्रत्येक वर्ष सहकारिता क्षेत्र में 8 लाख प्रशिक्षित प्रोफेशनल तैयार होंगे। ये देश का पहला सहकारिता विश्वविद्यालय होगा जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। स्वरोजगार एवं लघु उद्यमिता का विकास के साथ ही नवाचार के नए मानक स्थापित होंगे। विधेयक पर लोकसभा में 3 घंटे विमर्श हुआ। बाद में जवाब देते हुए अमित शाह ने विश्वविद्यालय की उपयोगिता और काम करने के तरीकों को विस्तार से बताया। ये भी स्पष्ट किया कि इसका नाम त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय क्यों रखा गया है। विश्वविद्यालय का प्रारूप बताते हुए सहकारिता मंत्री ने कहा कि परिसर गुजरात में होगा, लेकिन पूरे देश की सहकारी संस्थाओं को इससे संबद्ध किया जाएगा। पहले वर्ष में ही प्रत्येक जिले में कॉलेज और स्कूलों को खोला जाएगा। नई शिक्षा नीति के मानकों के अनुरूप 10वीं 12वीं के लिए भी कोर्स होंगे। इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए भी कोर्स का डिजाइन किया गया है। साथ ही बड़े पैमाने पर ई लर्निंग कोर्स भी शामिल किए जाएंगे। अमित शाह ने कहा कि आजादी के 75 वर्ष बाद सहकारिता को समर्पित देश का ये पहला विश्वविद्यालय होगा, जहां प्रतिवर्ष 8 लाख से अधिक युवाओं के लिए डिग्री, डिप्लोमा और पीएचडी के कार्यक्रम चलाए जाएंगे। सहकारिता मंत्री ने विश्वविद्यालय की जरूरत भी बताई। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल को गर्मी से बचाने के लिए एक अनूठी परंपरा शुरू होने वाली है। इस परंपरा के तहत अब भस्म आरती के बाद से ही बाबा महाकाल को ठंडक प्रदान करने के लिए जलाभिषेक शुरू होगा, जो कि संध्या आरती तक सतत रूप से जारी रहेगा। अनूठी परंपरा के मुताबिक भस्म आरती के बाद बाबा महाकाल का 11 नदियों के जल से जलाभिषेक किया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। जानकारी देते हुए श्री महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित महेश शर्मा ने कहा कि विश्व प्रसिद्ध श्री महाकाल मंदिर में 13 अप्रैल 2025 वैशाख कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को विशेष पूजन अर्चन होगा। इसके बाद भस्म आरती में 11 नदियों के नाम पर बाबा महाकाल के शिवलिंग के ऊपर मटकियां लगाई जाएंगी, जो 2 माह तक लगी रहेंगी। पंडित जी ने बताया कि इन मटकियों को शिवलिंग के ऊपर लगाने का प्रयोजन सिर्फ यही है कि सभी नदियों का जल बाबा महाकाल को अर्पित हो। इसलिए इन नदियों को गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, सरयू, कावेरी, गोदावरी, महानदी, शिप्रा और ब्रह्मपुत्र का नाम दिया जाएगा। वैसे जलाभिषेक के दौरान बाबा महाकाल का चांदी के कलश से निकलने वाले जल से ही होता है, लेकिन वैशाख कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से पूरे 2 महीने तक चांदी के कलश के अलावा मिट्टी के कलश से निकलने वाले जल से बाबा महाकाल का अभिषेक होगा। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं, जहां चारों ओर से बर्फ होने के साथ ही शीतलता रहती है। बाबा महाकाल को गर्मी ना लगे, इसी कामना को लेकर 11 मटकियां लगाकर 2 महीने तक जलाभिषेक किया जाता है। प्रतिवर्ष इस परंपरा को इसी प्रकार से निभाया जाता है। इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। आईपीएल टूर्नामेंट को शुरू हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है और अश्विन ने कुछ ऐसा बोला है जिसने सबको चौंका दिया है। आइए जानते हैं अश्विन ने क्या कहा है। टीम इंडिया के दिग्गज ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन जब भी क्रिकेट से जुड़ी कोई बात करते हैं तो वो चर्चा का विषय बन जाती है।
अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से बल्लेबाजों को छकाने वाले अश्विन क्रिकेट से जुड़े कई ऐसे पहलुओं का जिक्र करते हैं जो सबका ध्यान खींचते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके अश्विन इस वक्त आईपीएल 2025 में व्यस्त हैं। टूर्नामेंट को शुरू हुए एक हफ्ता भी नहीं हुआ है और अश्विन ने कुछ ऐसा बोला है जिसने सबको चौंका दिया है। दिग्गज गेंदबाज ने कहा कि जिस तरह से आईपीएल में बल्लेबाजी हो रही है उसे देखते हुए जल्द ही हर गेंदबाज को अपने साथ एक पर्सनल मनोवैज्ञानिक की जरूरत पड़ जाएगी। टी20 क्रिकेट में लगातार बल्लेबाज विस्फोटक अंदाज को अपनाते जा रहे हैं। कई तरह के नियम भी टी20 लीग और इंटरनेशनल क्रिकेट में आए हैं जो बल्लेबाजों के लिए मददगार साबित हुए हैं। खास तौर पर आईपीएल में पिछले सीजन के बाद से तो बड़े बड़े स्कोर की बौछार की गई है। सनराइजर्स हैदराबाद ने जहां पिछले सीजन में ही 277 और 287 रन जैसे स्कोर खड़े कर सबको हैरान कर दिया था, वहीं इस सीजन के दूसरे ही मैच में इस टीम ने फिर से 286 रन बनाकर इरादे जाहिर कर दिए। लगातार यही बात हो रही है कि कौन सी टीम सबसे पहले 300 रन का आंकड़ा छुएगी। इन सब को देखते हुए ही गेंदबाजों की मदद की मांग भी होने लगी है। वहीं अश्विन ने तो इसे गेंदबाजों की दिमागी सेहत के लिए ही खतरनाक बता दिया है। अपने YouTube चैनल पर एक चर्चा के दौरान दिग्गज भारतीय स्पिनर ने इसका जिक्र भी किया। अश्विन ने डिफेंसिव गेंदबाजी पर उठे सवाल के जवाब में कहा, मैं इस बारे में बोलना चाहता हूं। मुझे लगता है कि जल्द ही गेंदबाजों को पर्सनल मनोवैज्ञानिक की जरूरत पड़ेगी। मुझे सच में ऐसा लगता है। लोग कह रहे हैं कि गेंदबाज डिफेंसिव हो गए हैं। इस तर्क को मान लेते हैं, लेकिन कुछ मौकों पर बॉलिंग एकदम असंभव हो गई है। संसद परिसर में अक्सर धरना प्रदर्शन और नारेबाजी की तस्वीरें सबने देखी हैं, लेकिन बुधवार को 3 अलग अलग दलों के सांसदों के बीच हंसी मजाक के हल्के फुल्के पल सांसदों के बीच चर्चा का विषय बने रहे। देखते हैं कि ऐसा आखिर क्या हुआ। दरअसल हुआ यूं कि नई संसद के मकर द्वार से सदन में जा रहे टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की नजर अचानक गेट पर अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत पर पड़ी, तो वो हल्के फुल्के अंदाज में बोले, आज मेरा दिन अच्छा है, इंडिया की ब्यूटी क्वीन भी यहाँ पर है। जिस पर कंगना ने तपाक से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे दादा ऐसा नहीं है। कंगना और कल्याण की चर्चा के बीच अचानक कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी गुलाबी साड़ी में मकर द्वार से निकल रही थी, तो कल्याण बनर्जी ने प्रियंका की तरफ अपना रुख मोड़ा और हंसते हुए कहा, मोस्ट ग्लैमरस लेडी। इस पर प्रियंका हंस पड़ी और कल्याण बनर्जी से बोली, नहीं नहीं मैं कोई ग्लैमरस नहीं हूँ। कल्याण बनर्जी ने फिर दोहराया, आप हैं, नहीं नहीं हूँ। ये कहकर हंसते हुए प्रियंका अपनी गाड़ी की तरफ चली गई। इसके बाद फिर कल्याण बनर्जी और कंगना के बीच संवाद शुरू हुआ। दरअसल कंगना अपनी गाड़ी का इंतजार कर रही थी, तब कल्याण ने कंगना से फिर हंसते हुए कहा, आप तो ब्यूटी क्वीन हैं। इस पर कंगना ने हंसते हुए कल्याण बनर्जी से कहा कि आपकी जोरदार आवाज पूरे संसद में गूंजती है, आप बड़े नेता हैं। फिर दोनों हंसते हुए अपनी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गए। संसद के बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी से हुई। ये 4 अप्रैल तक प्रस्तावित है। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को आम बजट पेश किया था। सत्र के पहले चरण में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर दोनों सदनों में बहस हुई और संसद के दोनों सदनों में प्रधानमंत्री के जवाब के साथ ये संपन्न हुआ। अभी बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है। इसकी शुरुआत 10 मार्च को हुई थी। तो दर्शकों, हिंदी के खास बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए 4 साइड्स टीवी। नमस्कार।